हेलो हेलो एवरीवन। बेसिकली ये वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है कि हमारे पास टाइम कम बचा है, ठीक है। एंड अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा या बहुत कम पढ़ा होगा। एंड अभी जस्ट ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं पढ़ लूँ तो मेरा एटलीस्ट काम हो जाए, है ना, एंड चीज़ें मुझे समझ में आने लग जाए, ठीक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और तुम्हारा फिजिकल, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है कि इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले एक चैप्टर आता है, वो है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। नाम तो सुना ही होगा केमिकल बॉन्डिंग का। अब ये चीज़ है कि केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम कवर कर लेते हो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इतना ऐसा चैप्टर है कि अगर तुम्हें ये आ गया, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें आधी से ज़्यादा इनऑर्गेनिक आ गई, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने पढ़ लिया तो वो तुम्हें ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा। ये बेसिकली बेसिस फॉर्म करता है पूरे इनऑर्गेनिक का, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल कर लेना है। और पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो ट्रेंड्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एंड बाकी चीज़ों का, आप उसको देख करके बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा, है ना, बॉन्ड बनाना चाहता है, कौन नहीं बनाना चाहता, किस टाइप का बॉन्ड होगा। एंड बहुत सारी चीज़ें आप इन दोनों चैप्टर से सिर्फ सीख सकते हो। एंड अगर आपने इन दोनों चैप्टर को मास्टर कर लिया तो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक के अंदर जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एटलीस्ट तुम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे, और पीरियोडिक टेबल से मिनिमम तुम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट अगर तुम पी ब्लॉक की बात करते हो तो पी ब्लॉक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, और एस ब्लॉक में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर तुम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक कर लेते हो तो 3 और 2 तुम्हारे 5 क्वेश्चन और कहीं ना कहीं एंटर हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो 4 2 6 6 3 9 9 2 11 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुम सिर्फ ये 4 चैप्टर से अराउंड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक के अंदर देखो बेसिकली यार जीओसी तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। बिना जीओसी किए कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ऑर्गेनिक समझ में आ गई हो या उसने कर लिया हो, क्योंकि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तुम बोलो कि ये तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कैरी करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा हाइड्रोकार्बन्स कैसे करना है और तुम्हें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं। तो जीओसी अगर तुमने एक बार कर ली फिर हाइड्रोकार्बन कर लो, ये दोनों चैप्टर से तुम्हारे कम से कम 4 से 5 सवाल आ जाएंगे। स्पेशली जीओसी के अंदर जो तुम्हारे प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, तुम वो अच्छे से कर लेना, है ना, एंड उससे तुम्हारे काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो वो जो 4 चैप्टर है ना, अल्कोहल, फिनॉल ईथर और हेलोएल्किन, हेलोएरिन और तुम्हारा अमाइंस, और ये चैप्टर, उन चारों चैप्टर के अंदर 12th के पार्ट 2 की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, उन चारों चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इससे कम से कम तुम्हारे 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं हर साल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग फंक्शन ग्रुप है एंड तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुमने ये तीनों मेन चीज़ें कर ली तो जो तुम्हारा बचता है ना ये छोटा छोटा चैप्टर, जैसे कि तुम्हारा बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, इनको गलती से मत छोड़ना यार, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना ये कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लेके चलते हैं अपने में, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हैवी पढ़ाई करनी है, ठीक है। सिर्फ उतना करोगे तुम्हारा इसमें काम हो जाएगा। फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। बेसिकली वही चीज़ है, अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद तुम्हारे काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, बहुत कुछ सीख जाते हो कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है ना, एंड किस तरीके से एसपीडीएफ ब्लॉक बनते हैं, एंड जो भी होता है उसके रूल्स जो होते हैं, उसके रूल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुम वो भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इतना करो एंड PYQ करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। यहाँ भले तुम्हें 1 लिख रहा होगा एवरेज, बट ये 1 की जगह कई बार 2 सवाल भी आ जाते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा, एंड फिजिक्स के अंदर इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है। फिजिक्स के अंदर भी इससे 2-3 सवाल आ जाते हैं, तो तुम एक जगह पढ़ करके बाकी जगह चीज़ें कर सकते हो। सिमिलरली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर तुम यहाँ पे पढ़ोगे वो तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगा। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं तुम्हारे लिए, ये दोनों के दोनों तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम पे। अब देखो यार फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है मानता हूँ, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ोगे तो इसका यील्ड नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है तुमको। अगर तुम आयनिक और केमिकल की बात करते हो तो मिला करके तुम्हारे 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। 3 से 4 सवाल का मतलब होता है 10 से 12 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 12th के अंदर केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो भी तुम्हारे रेट होते हैं, है ना, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा कोलिजन वाला ये होता है, कोलिजन थ्योरी होती है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तुम देख लेना एक बार, ठीक है। उसके अलावा सॉल्यूशंस जो है, सॉल्यूशंस के जो भी तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी सारी चीज़ें हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन जो भी है, तुम वो सब देख लेना, है ना। एंड जो उसके लास्ट में पार्ट दे रखा है वो जो सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं एंड उसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो देख लेना, ठीक है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम सारे क्वेश्चंस को अगर ऐड करके देखते हो तो अराउंड मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तुम्हारे कम से कम 30 सवाल बनते हैं। ये रहा 30 सवाल बनते हैं तुम्हारे, एंड 30 सवाल का मतलब होता है 120 मार्क्स। चलो मान लो 120 नहीं होंगे, मिनिमम 100 मार्क्स तो होंगे ना। तो तुम ये सोचो कि खाली एक केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये पढ़ा, ठीक, और जीओसी एक बार कर लिया, और हाइड्रोकार्बन तो हो ही जाएगा फिर, और एल्डिहाइड पढ़ा, ठीक, ये सब करा तुमने, अच्छे से पढ़ा। बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री लाइफ पॉलीमर एनसीईआरटी से करा, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका वन शॉट देके पीवाईक्यू कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स में भी यही करा, इक्विलिब्रियम में भी यही किया, और केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो तो तुम्हारे 100-120 मार्क्स आ जाते हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड नहीं किए हैं, अभी तुम गिनने बैठोगे तो बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है ना। फिजिकल का स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट हो गया, गैसीय स्टेट हो गया, उसके अलावा तुम्हारा हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री एंड सो ऑन। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट इतना तो करके ही जाओ, ठीक है ना। जैसे कॉलेज के अंदर आओगे तो एग्जाम के एक रात पहले सीनियर से लोग मार्किंग लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएं कि पास कर जाएं। तो एटलीस्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ कि एटलीस्ट तुम्हें रिस्पेक्टेबल स्कोर ला पाओ, एटलीस्ट कुछ अच्छा कर सको। एंड अगर तुम्हारा पहले ये कवर हो जाता है, इसका ये मतलब होता है कि हाँ तुम्हें चीज़ें ऑलरेडी आती हैं और उसके बाद तुम और इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो। तो मतलब ये है कि सीक्वेंस तुम्हारा यही होना चाहिए, वेटेज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइक फिजिक्स के बारे में जैसे मैंने बोला कि आप फार्मूला चार्ट बना सकते हो। सो देयर इज़ एन ऐप दैट इज़ मेमोनीट ऐप, जिसके अंदर ऑलरेडी तुम्हें फिजिक्स के फार्मूला दिए हुए होंगे एंड यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम दैट। जैसे कि इसमें मैंने ये खोला तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एक, ठीक है। जैसे मैंने मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। उसके अलावा जैसे कि क्वेश्चन जो होते हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करके सही फार्मूला क्रिएट करना है जो मुझे याद रहेगा, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा लाइक लेक्चर वीडियोज़ अगर खोलो तो तुम्हें यहाँ पे लेक्चर्स देखने को मिलेगा। जैसे काइनेमेटिक्स खोला मैंने, ठीक है, मोशन का देखा, तो ये लेक्चर खोलोगे तो लेक्चर भी चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें तुम्हें फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज़ है एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक। फिर उसके बाद बायो के अंदर एक नई चीज़ आई है यहाँ पे, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, मीम्स, इस टाइप की चीज़ें। सो लाइक देखो जैसे मैंने अभी क्रॉसवर्ड खोला तो यहाँ पे तुम अपना क्रॉसवर्ड खुद से क्रिएट कर सकते हो, लाइक कौन सा क्या होगा आंसर, है ना। उसके अलावा अगर तुम पीछे देखो तो इसमें मीम्स भी हैं। मीम्स जैसे कि सपोज ये है व्हाट यू ईट, मतलब फोटो ड्रॉप्स वो सनलाइट लेते हैं। सो फिर नोट्स, इसमें नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें ऑलरेडी हैंडमेड नोट्स एंड प्रॉपर लाइक लिखे हुए नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में। उसके अलावा फिर तुम इस ऐप के अंदर बेसिकली यू कैन चेक पॉडकास्ट, या कहीं जा रहे हो तो ईयरफोन्स लगा रखे हैं तुमने तो तुम सुन सकते हो, वहाँ से भी तुम्हारा टाइम सेव हो सकता है। अगर तुम इस ऐप को परचेज़ करते हो लाइक इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300 तो तुम्हें 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा एंड यू कैन चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कमिंग टू फिजिक्स, देखो यार फिजिक्स के अंदर ये है ना, फिजिक्स के अंदर तुम्हारा जो यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट है, लोग उसको इग्नोर मारते हैं, लगता है कि अरे यार ये क्या फालतू यूनिट है, ये क्या पढ़ लिया, टाइम वेस्ट कर दिया। देखो यार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है नीट के अंदर ऐसे सवाल आते हैं और जब सवाल आते हैं तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब जो तुम्हारा वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इसके ऊपर सवाल आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस आता है तो बहुत सारे चैप्टर का तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो सिर्फ डायमेंशन निकाल करके। कि अगर ऑप्शन में दे रखा है सपोज एक्सीलरेशन है और ऑप्शन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और डी है नन, तो इसका आंसर अगर तुम नहीं भी निकाल पाते हो ना, आंसर 10 है कि 12 है कि 13 है क्वेश्चन देख करके, तो तुम सेकंड ऑप्शन आंख बंद करके लगा सकते हो क्योंकि यूनिट लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये तभी होता है जब एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन का यूनिट है ये चैप्टर तुम अगर पढ़ लेते हो तो तुम ऐसे सवाल भी सॉल्व कर सकते हो बाकी चैप्टर्स के भी, ठीक है। और इससे 3 से 4 सवाल बहुत हल्के हाथ से आ जाता है। तो तुम अगर ये कर लेते हो तो तुम्हारे 3 सवाल तो बिल्कुल हाथ में आ गए। फिर आजकल का फेवरेट चैप्टर ये सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत यूज़ होता है और सेमीकंडक्टर का मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत काम है। तो सेमीकंडक्टर अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे 3 सवाल तो यहीं से हो जाते हैं। जो तुम्हारे लॉजिक गेट वाला पार्ट है उससे एक सवाल रहता है और जो तुम्हारे टाइप ऑफ ये होते हैं जंक्शन होते हैं, जो ड्रिफ्ट करंट हो गया, ये सब होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक। फिर आता है तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो यार अगर तुमने 1D और 2D पढ़ा हुआ होगा 9th-10th के अंदर थोड़ा बहुत जो भी है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हें एज सच बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगेगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर तुम करते हो मतलब तुम हर चीज़ सीखते हो कि फोर्स का वेक्टर कैसे बनाना है ना। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, जो भी है तुम ये सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ते हो और यही सारी चीज़ें फिर आगे जाके काम आती है। वर्क पार के अंदर इसका बहुत रोल है, बाकी चैप्टर्स के अंदर इसका बहुत सारा रोल है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है ना। न्यूटन के क्या क्या लॉज हैं, मोमेंटम को कंजर्व कैसे करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सब तुम इस चैप्टर के अंदर सीखते हो जो कि तुम वर्क पावर एनर्जी में भी लगाते हो, ठीक है ना।
तो ये चैप्टर कर लोगे तो 3 सवाल यहाँ से आ जाएंगे। अब देखो, तुमने जो केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स करा था उसका फायदा तुम्हें यहाँ पर होगा। अगर तुमने वहाँ करा था तो तुम्हें यहाँ पढ़ने में आसानी होगी। सिर्फ साइन देखना है तुम्हें, साइन उल्टा कर देना वर्क वाला, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे इधर से हो गए। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर सिमिलरली तुमने वहाँ से पढ़ा था तो तुम्हारे यहाँ से भी कवर हो जाएगा वो। इसमें सिर्फ तुम्हें एक्सरे और ये सारी चीज़ें और देखनी होंगी, ठीक है। अब देखो भाई, ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन एक अलग सा यूनिट है ना। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहीं ना कहीं जो तुम्हारे कूलम्स लॉ वाला सवाल है तुम वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ग्रेविटेशन के अंदर वही जो वेरिएशन होता है जी का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, है ना। इसके वेलोसिटी क्या होती है, थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी क्या होती है, बस ये सब देख लेना, है ना। इन सब पे आसान सा सवाल आ जाएगा, आराम से करके निकल जाओगे, ठीक। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूज़ है इसका। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली ध्यान ये रखना तुमको कि मतलब जो इसके अंदर डिवाइसेस वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, अमीटर है, ये सब इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, शंट क्या होता है, एंड कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर को मीटर में, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट हमेशा देखना। क्योंकि देखो यार, आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई भी वर्किंग चीज़ है या बेसिकली किसी चीज़ का अगर एप्लीकेशन है ना तो उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि बच्चे उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें एंड वैसे एनालिटिकल लर्निंग करें। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या है वही पहला वाला चैप्टर मैग्नेटिक का, वही कि सबसे पहले कि ओस्टर ने देखा था। फिर उसके बाद कि करंट का कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फिर राइट पाम मेथड, है ना, वो जो भी होता है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, वो सब करते करते आओगे तुम, ठीक है। और वो सब अगर देख लेते हो, है ना, और अगर तुम्हें मैग्नेटिज्म का बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाता है तो तुम कहीं ना कहीं EMI का थोड़ा बहुत सवाल सॉल्व कर सकते हो, राइट। और तुम कहीं ना कहीं अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, वो तुम अगर सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद आते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स पे। देखो यार, ये बड़ा यूनिट है बट ये ऐसा है कि तुमने 9th में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले रखा होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इसमें तुम्हें रिफ्रैक्शन और प्रिज्म और तुम्हारा कर्व्ड सरफेस वाला, ये वाला जानना है बस, ठीक है। तुम इतना भी कर लेते हो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर। एंड स्पेशली वो सब डिविएशन विदाउट स्प्लिटिंग एंड स्प्लिटिंग विदाउट डिविएशन, जो भी है ये सब इससे कर लेना, वो सब इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल यहाँ से हो जाएंगे, प्लस रोटेशन। तो यार रोटेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा यूनिट है, फिर भी इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अगर तुम कर पाते हो तो ठीक है, वरना नहीं कर पाते हो तो भी चलेगा। तो बात यह है कि तुम्हारे तीन करते करते यहाँ से अराउंड 27 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अराउंड 100 मार्क्स के करीब कैरी करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर 100 मार्क्स तुम्हें सिर्फ ये गिनती के तुम्हारे 10 चैप्टर पढ़ के हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हारे बहुत आसानी से इतने मार्क्स आ जाएंगे। कमिंग टू बायोलॉजी, अब देखो भाई, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तुम्हारा इवोल्यूशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे 15 सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन समझ रहे हो तुम 60 मार्क्स ला सकते हो ये 2-3 चैप्टर पढ़ करके। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है तुम्हारा जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला पार्ट। उसके बाद तुम्हारा आता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वही रेप्लिकेशन, है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो तुम्हारा इवोल्यूशन चैप्टर है, इवोल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ये तुम्हें मैच द फॉलोइंग या फिर करेक्ट ऑप्शन के टर्म में आ जाता है कि कौन कब थे एंड उनके कंपैरिजन के हिसाब से किसका क्रेनियल साइज क्या होता है, एटसेट्रा। उसके बाद फिर आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेकर के बात ये थी कि पिछले साल इससे बहुत कम सवाल आए थे, बट हमें उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम आगे भी MBBS में आओगे तो तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़नी है। तो यू कांट एक्सपेक्ट कि अगर एक साल सवाल कम आया था तो हर साल कम ही आएगा, ठीक है। मिनिमम ऑन एन एवरेज इससे कम से कम 12 से 13 सवाल आते हैं एंड आते रहे हैं, ठीक है। अगर एक साल कम आ गया दैट डजंट मीन कि इसको पढ़ना छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सारे चैप्टर कवर कर लेना। जैसे तुम्हारा लोकोमोशन मूवमेंट हो गया, फिर तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, है ना, ब्रीदिंग हो गया, ये हो गया, ये सारे चैप्टर के 1 शॉट वीडियो तुम देख सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे। उससे करने के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हारे आराम से जितने सवाल है सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना आजकल के टाइम का बहुत ज़्यादा हिट चैप्टर है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, 7 से 8 सवाल आ जाते हैं सिर्फ 2 चैप्टर से। 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, तुम्हें बस उन्हें अच्छे से समझना है। अगर तुमने एक बार वो समझ लिया मतलब तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम उन्हें समझ लेते हो और उसके बाद करते हो तो तुम्हारा बायोटेक का काम हो जाता है ना। एंड बायोटेक के अंदर तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो ये करके। फिर आते हैं हम लोग इकोलॉजी पे। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी के टाइम पे जो भी एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज है, ये सब है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। अवेयरनेस होना ज़रूरी है एंड इससे सवाल भी आते हैं। अराउंड 10 सवाल इससे इकोलॉजी से बन जाते हैं। 4 चैप्टर हैं उसके, ठीक है। स्टार्टिंग वाला चैप्टर बड़ा है, फिर लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं। तो तुम उसे करके उसे रट करके सिर्फ
एनसीईआरटी पढ़ करके तुम इतना कर सकते हो। फिर आते हैं सेल पे और बायोमोलिक्यूल पे। देखो यार, अगर तुमने सेल पढ़ा है, तुम्हें पता है सेल कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, एनाफेज, मेटाफेज, ये सब, तो तुम कहीं ना कहीं मॉलिकुलर बेसिस में भी तुम्हें फ़ायदा होगा, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में भी तुम्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे भी इन द एंड तुम्हें क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, जो जीन है, उसी के बारे में पढ़ना है, अगर तुम पहले से पढ़ के जाते हो तो, है ना। एंड रही बात बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी से करनी है, उतना कर लोगे। एंजाइम वाला पार्ट एंड जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इनके स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और जो भी इनकी फोल्डिंग होती है, जो भी ये सब देख लोगे, उतना कर लोगे। एनसीईआरटी से तुम्हारे 10 सवाल आराम से पक्के हैं। फिर आता है तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी देखो यार, थोड़ा सा ये तो है कि हाँ, कई बार लगता है कि यार बोरिंग है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। इसमें बेसिकली द थिंग इज कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, अगर तुमने ये 2 चैप्टर पे पकड़ बना ली ना तो बहुत आसान है। मिनरल न्यूट्रिशन तो पूरा चैप्टर ट्रिक से याद कर लोगे, पूरा चैप्टर, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रिक से तुम्हें याद करना है ना। ट्रांसपोर्ट थोड़ा लेंदी है, पढ़ने वाला है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर जहाँ से तुम्हारा हार्मोन वाला पार्ट शुरू होता है वो देख लेना, ठीक है। प्लास्टिसिटी के बस एग्जांपल्स देख लेना थोड़ा बहुत, एनवायरनमेंट के हिसाब से और एज के हिसाब से जो भी है वो सब देख लेना, ठीक है ना। तो इनके अंदर तो बेसिकली टोटल यही आता है। तो इसके अंदर टोटल मिला करके अगर तुम देखोगे तो इससे 63 क्वेश्चंस बनते हैं। 63 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अराउंड 250 मार्क्स। तो जितना मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम उनको अगर टोटल ऐड अप करो, सम अप करते हो, तो पता है कितना होता है। इट्स अराउंड 472 या 475 मार्क्स, या फिर कह सकते हो अराउंड 450 या 500 मार्क्स, ठीक है ना। यू नेवर नो, ठीक है, हो सकता है कम हो जाए। तो 450 से 500 तुम ला सकते हो सिर्फ इतना कर करके, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट कि अभी लास्ट का टाइम है, अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना करके जाओ ताकि तुम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सको। अगर लास्ट के 20 दिन के अंदर तुम इतना भी कर लेते हो तो भी बहुत है। एंड ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, और हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए जो तुमने पहले से पढ़ रखा हो, तो तुम 40-50 मार्क्स तुम वैसे भी मैनेज कर लो। तो इट्स जस्ट कि अभी बस स्टार्ट करो एंड जितना अभी बताया है इतने चैप्टर करो, तो तुम्हारा केमिस्ट्री का, तुम्हारे फिजिक्स का एंड तुम्हारे बायोलॉजी का जो होगा वो काम हो जाएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब ऑन टेलीग्राम के ऊपर जाके ज्वाइन करो चैनल को, वहाँ जाके ज्वाइन करो। उसके ऊपर जो भी तुम्हारे नोट्स होते हैं, जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो सब के सब वहाँ पे करा रखे हैं। और साथ ही में यार एक मेड मेंटर्स करके प्रोग्राम है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ बाय मी ओनली। बेसिकली वाई यू शुड चूज दिस, इसलिए क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है मेंटोर के साथ। वहाँ पे बेसिकली एक टेलीग्राम ग्रुप होता है जिसके अंदर जाकर तुम मेंटोर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, पर्सनली उनसे बात कर सकते हो, उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, उनसे वीडियो कॉल अरेंज करवा सकते हो, है ना। तुम्हें एक पर्सनलाइज टाइम टेबल दिया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना होगा, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें चीज़ें करनी होगी। तुम्हें माइंड मैप्स, तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जल्दी रिवाइज करने के लिए, चीज़ों को लास्ट टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें कवर करनी है अभी 1 महीने के अंदर, है ना। फिर वही लाइव स्ट्रीमों का एम्स के टॉपर्स के साथ वीकेंड पे वो तुम्हें करवाया जाएगा, है ना। और अभी क्योंकि नीट का टाइम जल्दी आ रहा है तो हम हफ्ते में 2 बार भी करवा रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप होगा मेंटीज के लिए, तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ के जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर जाकर या तो टेक्स्ट करो, या तो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, है ना, इंस्टा पे जाओ और इंस्टा पे जाके @medmentors, ठीक है ना, इस पे जाके तुम टेक्स्ट करो, ठीक है, दैट आई वॉन्ट टू ज्वाइन, बस इतना मैसेज करो, ठीक है। वहाँ से वी विल टेक केयर ऑफ इट, है ना। और उसके बाद फिर तुम्हें जो भी प्रोसीजर होगा उस हिसाब से बता दिया जाएगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन चेक दिस आउट। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और इतना करो, है ना, एंड होपफुली सब अच्छा होगा, ठीक है। लास्ट का टाइम है, अभी ज़्यादा सोचो मत, है ना, तो इसलिए ज़्यादा लोड मत लो। अभी लास्ट का टाइम है, अभी ज़्यादा सोचो मत, अभी जितना जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना करते जाओ एंड होपफुली सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।